सो हेलो गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हमारा न्यू चैप्टर है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। जैसा कि अब तक हमने लास्ट लेक्चर्स में पॉपुलेशन के बारे में और इनइक्वालिटी के बारे में हमने देख लिया था। आज हम अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम के बारे में देखेंगे इंडिया में। और ये एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम उसके कुछ कॉजेज भी देखेंगे, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट मेजर होती है वो देखेंगे, और साथ ही साथ क्या स्कीम्स है जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करना चाहती है गवर्नमेंट, हम वो भी देखेंगे। सो बढ़ते हैं आगे। तो देखो, अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या होता है? बेरोजगारी, जिसे हिंदी में कहते हैं आप सब की बेरोजगारी, जिसे मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सर्कमस्टेंस होता है जहाँ पे एक बंदा है, उसको जॉब चाहिए, वो मार्केट में एक्चुअली जा रहा है जॉब लेने के लिए, बट उसे जॉब मिल नहीं रही है। सो हियर द पर्सन इज एक्चुअली सीकिंग द जॉब, और यू कैन से एक्टिवली लुकिंग फॉर द जॉब। तो ये बेसिक चीज होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो सच में निकम्मे टाइप्स के होते हैं, जिनको काम ही नहीं करना होता है। तो हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, वो बस ठीक है, माँ बाप खिला पिला रहे हैं तो वही बात हो गई, वो घर पे बैठे हुए हैं। बट अगर जो सच में एजुकेटेड है और एक्चुअल में जॉब ढूंढने जा रहा है मार्केट में, पर उसे कहीं जॉब मिल भी नहीं रही है, जैसे अभी एट प्रेजेंट भी मेरे कई फ्रेंड्स हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं मार्केट में, बट उन्हें मिल नहीं रही है कहीं पर भी जॉब। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वेयर द पर्सन इज एक्टिवली सीकिंग फॉर द जॉब। इफ he or she is remaining idle at home, then that is not unemployment. तो अनएम्प्लॉयमेंट यूजुअली उसी पर्सन के साथ होता है जो एक्टिवली सीकिंग होता है। आगे चलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? इट इज ए सिग्निफिकेंट इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमीज हेल्थ। बिकॉज जितना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ये उतना ही बुरा कंडीशन बता रहा है आपके कंट्री का, कि आपके कंट्री में लोगों को काम भी नहीं मिल रहा है। सो दिस इज शोइंग द दिस इज लाइक अ सिग्निफिकेंट इंडिकेटर। जैसे कि आप किसी भी चीज का कोई मेजरमेंट होता है, तो वैसे अनएम्प्लॉयमेंट भी एक मेजरमेंट है इकोनॉमी के हेल्थ का, कि इतना अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब ज्यादा है, तो फिर वो शो कर रहा है कि कम डेवलपमेंट है आपके कंट्री में। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो उससे फायदा ये है कि सभी को काम मिल रहा है, सभी पॉवर्टी लाइन से ऊपर आएंगे, और साथ ही साथ कंट्री भी डेवलप होगी। सो दिस शोज कि कंट्री का हेल्थ गुड है। तो ये सारी चीजें होती है जो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हमें देखनी है। आगे बढ़ते हैं। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन ना इंडिया में बहुत डिफरेंट है देन दीज डेवलप्ड कंट्रीज। ये जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है ना, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कब होती है? ज्यादातर तब होती है जब मार्केट में जैसे डिमांड ही नहीं है किसी भी चीज की, बहुत ज्यादा मार्केट में जैसे किसी भी चीज की डिमांड अगर कम हो जाती है, तो डिमांड कम है तो वो सामान बिकने नहीं वाला है, तो फैक्ट्री ने ऑलरेडी जो सामान बनाकर रखा है वो खुद ही नहीं बिक रहा है, तो वो और नया सामान नहीं बनाएंगे। तो नया सामान नहीं बनाएंगे मतलब उन्हें वर्कर्स की नीड नहीं है। तो वो क्या करते हैं, फिर वर्कर्स को फायर करना शुरू करते हैं कि भाई आप कुछ दिन के लिए मत आओ, जब डिमांड आने लगेगी सो यू कैन कम बैक। तो ऐसे केस में वहां पे कैसा होता है, डेवलप्ड कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट फ्लक्चुएटिंग रहता है, ऊपर नीचे ऐसे चलते रहता है। और ये चीज जब सीजन आता है, जब लगता है कि अब मार्केट में डिमांड ज्यादा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। और जब मार्केट में डिमांड नहीं रहती है, ठंडा पड़ा रहता है सब कुछ, तो मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। सो वहां पर ये साइक्लिकल होता है, ये एक तरीके के साइकिल में चलता है, अप डाउन ऐसे करके अलग अलग फेजेस में अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। बट इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वो साइक्लिकल नहीं होता है, दैट इज मल्टी डायमेंशनल। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। ओनली लैक ऑफ डिमांड इज नॉट द इशू, कि भाई अगर कंट्री में डिमांड कम है तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। ऑलरेडी कंट्री इतनी बड़ी है कि यहाँ पे डिमांड की कमी तो हो ही नहीं सकती है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, बट फिर क्यों अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है? तो उसके पीछे बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं जो हम कॉजेज में पढ़ेंगे। आगे चलते। द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एनी वन सेक्टर और अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि भाई देखो, जो कम पढ़े लिखे हैं सिर्फ उनको जॉब नहीं मिल रही है और सारे लिटरेट लोगों को जॉब मिल रही है। नो, दिस इज ऑल्सो नॉट द केस। इवन द लिटरेट वंस और द वेल एडुकेटेड वंस आर ऑल्सो नॉट गेटिंग द जॉब। तो ये सिचुएशन थोड़ी मतलब सीरियस है, जहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं कि कोई एक सेक्शन, या ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मेन को जॉब मिल रही है, फीमेल वुमेन को नहीं मिल रही है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस है जहाँ पे हर सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट हमको देखने को मिलती है। तो देखो आगे क्या है। इट इज अ वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम अफेक्टिंग ऑलमोस्ट एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। एज आई सेड, ये सभी को
अफेक्ट कर रही है, चाहे रूरल हो, चाहे अर्बन हो, चाहे लिटरेट हो, चाहे इलिटरेट हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो। ये सारी चीजें, ये हर लगभग हर सेक्टर को अफेक्ट करती है। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो अभी हम लोगों को देखना है अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे कैलकुलेट होता है इंडिया में। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, हमें वो देखना है। जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, अनएम्प्लॉयड अपॉन टोटल कितने लोग हैं आपके कंट्री में। तो जितनी भी लेबर फोर्स है, जो एक्टिव लेबर फोर्स है, वर्किंग लेबर फोर्स, वो इंटू 100। लेबर फोर्स इंटू 100, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। तो आप लोगों को एग्जाम में जब भी आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में लिखोगे तो ये फॉर्मूला जरूर लिख कर आना कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ जॉबलेस पर्सन एज इन दोज हु आर अनएम्प्लॉयड। और अनएम्प्लॉयड कौन है, मैंने अभी आपको बताया, वो जो एक्टिवली सीकिंग है। आई रिपीट, जो घर पे सिर्फ बैठ के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या अपने पेरेंट्स के मतलब उनके खर्चों पे पल रहे हैं, तो वो सारे लोग, हम लोग उन्हें अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। वो खुद ही से अपने आप उन्होंने वो डिसीजन लिया है कि वो जॉब नहीं करना चाहते। बट दोज हु एक्चुअली वांट टू वर्क एंड स्टिल आर नॉट गेटिंग द जॉब, दे आर कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयड पीपल अपॉन टोटल लेबर फोर्स। कितने लोग हैं पूरे कंट्री में जो काम करने के मतलब एज में है, इनटू 100। सो दिस इज योर अनएम्प्लॉयमेंट रेट। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ क्लासिफिकेशंस है, ऐसे ना क्लासिफिकेशंस बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं। बट हम लोगों ने आज हमें देखना है कि नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं, बट एज पर द नेचर देर आर टू क्लासिफिकेशंस। वन इज रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड द अदर वन इज अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल मतलब रूरल एरियाज में जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, हम उसे देखेंगे। और साथ ही साथ अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन है, हम उन्हें देखेंगे। और इसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में। सो मूविंग फॉरवर्ड, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट पे चलते हैं। रूरल एरियाज मतलब जो एरियाज जहाँ पे सिटी नहीं है, जो गांव का एरिया होता है, कंट्री साइड होता है, वो सारे एरियाज होते हैं, रूरल एरिया उसे कहा जाता है। सो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है, वहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो अगर कोई आपको ये बोले कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इज द इशू, नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट से बड़ा इशू है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे ना इंडिया में लोग काम तो कर रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये किसी को नहीं पता है। मतलब क्या ही वैल्यू ऐड कर रहे हैं उनको कुछ नहीं पता है, बस काम किए जा रहे हैं। और ये ज्यादातर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है। जहां पर एक फार्म लैंड है, मान लो ये एक फार्म लैंड है, और यहाँ पे चार लोगों के काम की जरूरत थी। एक, दो, तीन, चार, चार लोग आ गए, इन्होंने पूरे फार्म पे काम कर लिया। और अब पूरे फार्म पे मतलब इन चार के बाद किसी और लेबर की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि फार्म है और घर के ही लोग हैं, तो छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते हैं काम करने के लिए, कई बार बड़े भी आ जाते हैं। तो और भी बहुत सारे लोग इस पे आ जाते हैं, जबकि इन लोगों ने कोई भी वैल्यू ऐड नहीं की। वे- हालांकि चार ही लोगों से काम हो सकता था, बट और लोगों को लाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये ज्यादातर एग्रीकल्चर में ऐसा होता है जब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि डिसगाइज का मतलब आपको पता है। डिसगाइज जैसे कि कोई किसी भी चीज में छुप कर मतलब वार करना या छुप जाना, तो डिसगाइज उस तरीके का होता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है कि मतलब काम तो चार ही लोग कर रहे हैं एक्चुअल काम, लेकिन ये जो बाकी के लोग हैं ना, बस आके ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, कुछ खास हो नहीं रहा है, उनके आने से कोई प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है। तो ये हम ये दोनों को कोई दूसरा काम दे सकते थे ना। अगर हम इन दोनों को कोई दूसरा काम देते तो कंट्री भी डेवलप होती। इंडस्ट्रीज जैसे एग्जाम्पल के लिए इंडस्ट्रीज में दे सकते थे जॉब। और आपको एक बात बता देता हूँ, कभी भी याद रखना, जो कंट्रीज में डेवलपमेंट होता है ना, कंट्रीज में डेवलपमेंट होता है फ्रॉम थ्री सेक्टर्स। जैसे कि एक सेक्टर होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। फिर क्या आता है, सेकेंडरी सेक्टर, जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती है। और नेक्स्ट इज टर्शरी सेक्टर, जहाँ पे सर्विसेज होती है। तो यूजुअली क्या होता है मालूम है, इकोनॉमी जो होती है ना, वो ट्रांसफॉर्म होती है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
ये समय लेता है। ये एक इकोनॉमिस्ट थे, आर्थर लुइस। तो उन्होंने ये एक मॉडल दिया था। उन्होंने इस मॉडल में बताया था कि यहाँ पर एक इकोनॉमी जो होती है वो एग्रीकल्चर से जाएगी सेकेंडरी सेक्टर में, मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी में, और देन सेकेंडरी से टर्शरी, मतलब कि यहाँ पे कभी भी डेवलपमेंट ए वन बाय वन होगा। तो ऐसे में क्या होता है मालूम है, जैसे ये चार लोगों को तो काम मिल रहा है, अब ये दोनों को काम नहीं मिला है, ठीक है, ये दोनों जाके भी कुछ काम कर नहीं रहे, मतलब कोई प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा रहे। तो इन दोनों को बेस्ट पॉसिबल वे क्या है कि किसी इंडस्ट्री में लेकर चले जाओ और उनको वो थोड़ा सा काम सिखा दो, और ये लोग वहां पे जाके एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि एक रीजन ये भी है ना कि ये बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड नहीं है। अगर बहुत हाईली एजुकेटेड होते, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते, तो ये क्यों करते, तो वो सीधा चले जाते ना टर्शियरी सेक्टर में। बट वो उतने हाईली एजुकेटेड नहीं है। तो उनके लिए बेस्ट पॉसिबल चीज क्या है, सेकेंडरी सेक्टर। और फिर सेकेंडरी सेक्टर के बाद जब वो डेवलप हो जाए, उनके बच्चे लोग जब पढ़ लिख ले, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, टर्शियरी सेक्टर। सो ऐसे करके इकोनॉमी बढ़ती है। बट इंडिया में क्या हुआ था पता है, 1991 के बाद आपको पता होगा कि 1991 में एक हमारे कंट्री में एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे। तो उसमें हुआ क्या कि हमने अपनी कंट्री को ओपन किया। तो ऐसे में प्राइमरी सेक्टर के बाद जो डेवलप होना चाहिए था वो था सेकेंडरी सेक्टर, देन डेवलप होता टर्शरी। बट क्या हो गया, हमने डायरेक्ट जंप ले लिया प्राइमरी से टर्शरी में। इसलिए इंडिया में पता है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल ही नहीं कर पाए। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन देता है, सेकेंडरी सेक्टर। एक इंडस्ट्री लगती है तो बहुत ज्यादा, बहुत सारे जो जॉब्स होते हैं क्रिएट होते हैं। बट इंडस्ट्रीज डेवलप ही नहीं हुई। सीधा क्या डेवलप हो गया, टर्शरी सेक्टर। और टर्शरी सेक्टर मतलब क्या, सर्विसेज, ज्यादातर कंप्यूटर्स का यूज। और आप सोचो, एक कंप्यूटर अकेला हजारों लोगों का काम करता है, तो उसने तो सबको जॉब तो दी नहीं ना। मतलब एक ही बंदे को जॉब मिला एक कंप्यूटर पे, बाकी लोगों का क्या हुआ, बाकी सारे लोग अनएम्प्लॉयड। तो इंडिया में जो ग्रोथ हो रही है ना, वो हो रही है जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, एक तरीके से, बिकॉज ऑफ दिस थिंग। ये इस पूरे चीज को क्या बोलते हैं मालूम है, लीप फ्रॉगिंग। क्या बोलते हैं, लीप फ्रॉगिंग। आप लोग लिख कर आओगे तो थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके एग्जाम में। लीप फ्रॉगिंग, जैसे एक फ्रॉग होता है जंप करता है, तो वैसे हमने भी प्राइमरी से सीधा टर्शरी में जंप किया। एनीवे हमारा मेन मुद्दा था डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट समझा कि जो एक्स्ट्रा लेबर है, जो वो दो लोग हैं जो काम कर रहे हैं और कोई प्रोडक्टिविटी या कोई भी आउटपुट में एक्स्ट्रा इंक्रीज नहीं दे रहे हैं, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि उनको जो काम मिला है वो, मतलब वो दे दे आर जस्ट लाइक वर्किंग फॉर नथिंग। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो दिस इज द केस। हम इनको कहीं और ले जा सकते थे और इंडस्ट्रीज में डेवलप कर सकते थे, और इंडस्ट्रीज में उनका यूज कर सकते थे। दिस इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आगे चलते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स फ्रॉम सीजन टू सीजन। ये वैसा वो वेब सीरीज वाला सीजन नहीं है कि सीजन वन में आप देखेंगे कि हम इतने अनएम्प्लॉयड थे, सीजन टू में देखेंगे कि हम और ज्यादा अनएम्प्लॉयड हो गए, सीजन थ्री में देखेंगे कि हम एक दूसरे का खून कर रहे हैं। वैसा वाला नहीं है। ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि एक साल में, वन ईयर में, तीन, जैसे मान लो तीन बड़े सीजन है। तो जैसे ठंडी का सीजन हो गया, फिर मार्च से लेके या अप्रैल से लेके जून तक, देन जुलाई से लेके अगस्त सितंबर अक्टूबर तक, फिर बाद में नवंबर से लेके देन अगेन फेब तक। तो ऐसे क्या होता है कि इनमें हमारी क्रॉपिंग होती है, ठीक है। तो कंट्री में क्या होता है, जब जो फार्मर्स होते हैं, ये भी ज्यादातर कहाँ देखने को मिलता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में। आई रिपीट, हम क्या पढ़ रहे हैं, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि ज्यादातर रूरल एरियाज में तो एग्रीकल्चर ही होगा, प्राइमरी सेक्टर। तो वहीं पे, तो एक फार्मर जो होता है ना, फार्मर ज्यादातर एम्प्लॉयड कब रहता है, जब वो एक तो सोइंग कर रहा है, किसी भी फसल के बीज को बोना, वो टाइम पे एम्प्लॉयड रहेगा। और दूसरा, हार्वेस्टिंग के टाइम पे रहेगा। उसी तरीके से बहुत सारे वर्कर्स भी उसी वक्त एम्प्लॉयड रहेंगे। बट बाकी ये जो बीच का फेज है उसका क्या, वहां पे तो उनको काम नहीं मिल रहा है ना। तो वहां पे फार्मर्स जो होते हैं हमारे अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। सो दे बेसिकली दे आर सीजनली अनएम्प्लॉयड। when the season is good, they are going to get the employment. But when there is no season, that is the crop is growing, तो वो केस में क्या होता है,
कि वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि बहुत सारे फार्मर्स हैं, उन्होंने एक अल्टरनेटिव सोर्स बना के रखा है, वो है एनिमल हस्बेंड्री। दूध वगैरह निकाल के बेचते हैं, डेयरी इंडस्ट्री चालू करके रखी है उन्होंने। तो ये सब चीजें चलती है, बिकॉज ये सीजन का टाइम, जब सीजन नहीं होता तो उस टाइम पे इश्यूज होते हैं। तो आई होप आपको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट समझ गया होगा, या आप रीड कर लीजिएगा, आपको समझ जाएगा। या बता ही देता हूँ मैं आपको, चलो ठीक है। फॉर अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द ईयर इंडियन फार्मर्स आर आउट ऑफ वर्क, then in the absence of supplementary sources of employment they remain unemployed during the slack agricultural season। मतलब कि जब यहाँ पे कोई सीजन नहीं चलता है तो वहां पे वो क्या रहते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं। सो सी हियर इज अ फार्मर, ही इज वर्किंग इन हिज फील्ड एंड देन आफ्टर द सोइंग और द हार्वेस्टिंग सीजन ही इज गोइंग टू स्टे अनएम्प्लॉयड फॉर अनदर सीजन। ठीक है, तो ये सारी चीजें चलती है। दिस इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? यहाँ पे वो सारे लोग जिनके पास कोई काम नहीं है पर वो काम करना चाहते हैं, वो सारे ही लोग किस में आ जाते हैं, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। बेसिकली वही जो हम अनएम्प्लॉयमेंट अभी पहले हमने देखा था। सो दोज हु डू नॉट हैव एनी वर्क, दे कम अंडर दिस कैटेगरी। ऑल्सो दे आर एबल एंड विलिंग टू वर्क। आप एक बात समझो, वो एबल भी है। एबल का मतलब आप समझ रहे हो कि उनके पास रिक्वायर्ड स्किल सेट्स भी है, उनके पास एडुकेशन भी है, साथ ही साथ वो हेल्दी भी है, वो काम कर सकते हैं, एंड दे आर विलिंग टू वर्क। एक्चुअली विलिंग मतलब उनके पास ये विल पावर भी है कि हमको काम करना है, क्योंकि बहुत लोगों के पास तो वो विल ही नहीं है काम करने का, बट इनके पास वो सब है। उसके बावजूद उन्हें कोई काम जब नहीं मिलता है तो इसे कहते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, या इसी को हम कई बार इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? जिसे आप कंट्रोल ना कर सको। वॉलेंट्री मतलब क्या? जिसे आप कंट्रोल कर सको। तो आप एक बात बताओ, वॉलेंट्री जो वर्ड है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री? इनवॉलेंट्री है। यहाँ पे लोगों को काम करना है पर काम मिल नहीं रहा है, तो ये इनवॉलेंट्रीली अनएम्प्लॉयड है। देन ये ज्यादातर कहाँ पे देखने को मिलता है? दिस इज सीन अमंग द लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर्स। ये लोगों के पास भाई देखो एजुकेशन वगैरह तो नहीं होता, लेकिन अगर इनके पास हेल्थ है और ये काम भी करना चाहते हैं, पर फिर भी इनको काम नहीं मिलता है, ना तो इनके पास खुद की जमीन है कि खुद की जमीन में काम कर सके, तो ये भी कुछ इश्यूज होती है। साथ ही साथ जो रूरल एरियाज में एजुकेटेड लॉट होता है, वो भी बेचारा कुछ काम नहीं कर पाता है। मतलब एजुकेटेड तो है बट उन्हें कोई जॉब नहीं मिल रही है। तो ये क्या शो कर रहा है कि वहां पे अपॉर्चुनिटीज भी उनको नहीं है। आगे देखते हैं और कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज और हैंडीक्राफ्ट्स आज के टाइम पे बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गए हैं। अब सब कुछ क्या बन रहा है, सब कुछ मशीन मेड हम यूज करते हैं। तो जब से पहले क्या होती थी, हैंडलूम इंडस्ट्रीज यूज होती थी। अब पावर लूम के आने की वजह से क्या हो गया, एक फैक्ट्री सबका काम कर दे रही है, तो सारे एम्प्लॉयज लेबर जो थे सारे, वो सारे अनएम्प्लॉयड हो गए। तो ऐसे में क्या होता है कि उनके पास और कोई, अब उन्हें तो कोई स्किल आती नहीं कि वो और कोई काम करें, तो वो भी बेचारे ऐसे ही वेट करते रहते कि कोई काम मिलेगा काम मिलेगा, पर कोई काम मिलता नहीं। अगेन दिस इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, और व्हाट यू कैन से इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। देन द नेक्स्ट इज दे हैव टू डिपेंड ऑन एग्रीकल्चरल सेक्टर। उन्हें एग्रीकल्चरल सेक्टर पे डिपेंड करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है, हमने देखा था डिसगाइज्ड के केस में। सो दिस इज द सिचुएशन। तो हम यहाँ पर जैसे अगर शहर में है बैठे, तो शहर में तो फिर भी चलो कुछ लोगों को जॉब्स मिल जाती है, या कोई भी काम आप करना चाहो तो मिल जाएगी। पर आप रूरल एरियाज के बारे में सोच कर देखो, वहां पर लोगों को सच में काम नहीं मिल रहा है, और ये बहुत बड़ा इशू है। इंडिया को इस पे टैकल करना चाहिए। आगे देखते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में हमें देखना है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, और उसके बाद हम आगे भी देखेंगे। तो पहले देखते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में हमें देखना है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? देखो, एक इंडस्ट्री है, ठीक है, उस इंडस्ट्री में कुछ काम हो रहा है, और काम हो रहा है तो इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट हो रहा है और ग्रोथ हो रहा है। लेकिन अगर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट स्लो है, पर बाहर से बहुत सारा लेबर एक साथ आ गया उस जगह पे, तो लेबर का ग्रोथ तो ज्यादा है, तो लेबर का ग्रोथ इज ग्रेटर देन इंडस्ट्री का ग्रोथ। तो ऐसे में क्या होगा, क्या इंडस्ट्री सबको जॉब दे पाएगी? नहीं, वो सबको जॉब नहीं दे पाएगी।
तो ऐसे केस में इंडस्ट्री, इसे कहते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। जब इंडस्ट्री जॉब ही ना दे पाए, जैसे देखो ये बंदा बैठा है, ये उदास है, इसे जॉब नहीं मिला, तो दिस इज इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे लेबर की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है और इंडस्ट्री की ग्रोथ कम रहती है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो और भी टैकल करने। देखो, देयर हैज बीन अ टेंडेंसी फॉर द रूरल पीपल टू माइग्रेट टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप देख सकते हो, एक रूरल एरिया है और यहाँ पे एक अर्बन एरिया है सेंटर, जहाँ पे इंडस्ट्रीज है। तो लोग रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में माइग्रेट करते जाते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि जो अर्बन एरियाज है वो ओवर क्राउड हो जाता है, और ओवर क्राउडेड होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज में कोई ग्रोथ नहीं हो पाती, और इंडस्ट्रीज की ग्रोथ स्लो होती है, और इंडस्ट्रीज की ग्रोथ ग्रोथ इज स्लोअर देन दी लेबर की ग्रोथ। तो ये कुछ इश्यूज होती हैं। आगे चलते हैं। देन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ये जो हमारे साथ यूजुअली होता है। खैर, नॉट कमेंटिंग ऑन दैट, क्योंकि हम सभी पढ़े लिखे हैं लेकिन जॉब ही नहीं मिल रही है। और डिग्री करके हमें लगता है कि ऐसे बड़ी बड़ी डिग्री कर लेंगे, BAF, BMS, BBI, तो कोई बहुत बड़ा जॉब मिल जाएगा। आप अगर इस वहम में हो तो जल्दी से अपनी आंखें खोल लो, क्योंकि ऐसी बहुत बड़ी जॉब तो नहीं मिलने वाली आपको। आगे आपको प्रोफेशनल कोर्स करने ही पड़ेंगे, लाइक समथिंग लाइक MBA, CA, CS। और फिर भी सोच लो कि अगर आपको बहुत हाई पेइंग मिल जाए तो भी आप गलत हो, क्योंकि कई बार आज के टाइम पे देखा गया कि ये लोग भी बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, बट स्टिल इनकी सिचुएशन इनसे तो बेटर है। ये तो बहुत ही, मतलब अपना जो फीस भरे वो भी रिकवर नहीं कर पा रहे। एनीवे, आगे चलते हैं हम। An important aspect of urban unemployment is the lack of job opportunities for the educated people। ये सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक भी है कि यहाँ पे लोग पढ़ लिख तो लिए, सारे स्किल सेट तो आ गए, बट वो फिर भी क्या है, अनएम्प्लॉयड है। तो उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। देन लिटरेसी तो बढ़ रही है, बट लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है। अलग अलग यूनिवर्सिटी से डिग्रीज लेके, प्रोफेशनल कोर्सेज करके, स्टिल पीपल आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब। दिस इज द सिचुएशन इन अर्बन एरियाज। अब आगे चलते हैं, मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मेजर कैसे होता है? तो अनएम्प्लॉयमेंट मेजर करने के तीन तरीके होते हैं, और ये तीनों तरीके हम देखेंगे। पहला है UPS, दैट इज यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस। मतलब कि ये 365 डेज में, लास्ट 365 डेज में आपको एम्प्लॉयमेंट मिली थी या नहीं मिली थी, ये चेक करेंगे। और कितने लोग लास्ट 365 डेज में एम्प्लॉयड थे और कितने लोग अनएम्प्लॉयड थे। अगर लास्ट 365 डेज में, मतलब एक पर्टिकुलर परसेंट, मान लो 7-8% लोग अनएम्प्लॉयड थे, तो ये शो कर रहा है डेटा कि इस जगह पे, यहाँ पर पिछले 365 दिनों में इतने परसेंट लोगों को काम नहीं मिला है। ठीक है, इसको बोलते हैं यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस। तो याद रखना, 365 डेज को कंसीडर करते हुए चलता है। आगे, करंट वीकली स्टेटस। इट कंसीडर्स 7 डेज ऑफ वर्क, मतलब कि 7 दिनों में, इसके सर्वे में क्या होता है, पिछले 7 दिनों में आपको कोई काम मिला कि नहीं मिला। मतलब 1 घंटे का भी अगर काम मिल गया, मतलब पिछले 7 दिनों में, तो आप एम्प्लॉयड हो। और अगर 1 घंटे का भी काम नहीं मिला पिछले 7 दिनों में, तो आप क्या हो, अनएम्प्लॉयड हो। सो करंट वीकली स्टेटस में ये सिचुएशन होती है। और पिछले 7 दिनों में 1 घंटे से भी कम का जॉब मिला तो आप मतलब अनएम्प्लॉयड हो। और ये सर्विस करता कौन है? ये सर्वे करता है NSSO। ठीक है, NSSO ये सर्वे करता है, यूजुअली हर 5 साल में होता है। बट ये क्या करते हैं, हर साल, साल भर के बाद भी या 1 ईयर के बाद भी, ऐसे जो छोटे छोटे सैंपल्स और इन सबको लेके वो करते रहता है रिसर्च। और बड़ा रिसर्च वो 5 साल के बाद करता है। आगे, करंट डेली स्टेटस। एज द नेम सजेस्ट, इट इज डेली लेवल। तो मतलब ये 7 डेज नहीं, अब ये 1 डे को कंसीडर करेगा। तो यहाँ पे पर डे की बात होगी, मतलब कि जिसको एक दिन में, मतलब पिछले दिन में एक भी एक भी दिन, मतलब एक भी घंटे का काम नहीं मिला, वो क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे उस दिन के लिए। तो दिस इज 1 डे, करंट डेली स्टेटस। तो ये अलग अलग टाइप के मेजरमेंट्स होते हैं, UPS, CWS, CDS, दैट इज यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, करंट वीकली स्टेटस एंड करंट डेली स्टेटस। तो आपको ये याद रखना है, बिकॉज मेजरमेंट में पूछ सकता है। तो जब वो मेजरमेंट पूछे, तो पहले तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में बताना है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है। तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो पता है, अभी बताया मैंने,
क्या है, दोज आर अनएम्प्लॉयड अपॉन कितने लोग काम करना चाहते हैं, लेबर फोर्स इंटू 100। तो पहले इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना कि अनएम्प्लॉयड कौन, किसको अनएम्प्लॉयड मानना है। फिर उसके बाद आगे चले जाना मेजरमेंट में। तो मेजरमेंट समझाने के समय बताना कि तीन टाइप्स के हैं, तो आप वो तीनों टाइप्स को लिखो और समझा दो। इट इज क्वाइट इजी। आगे चलते हैं, एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि ये अनएम्प्लॉयमेंट कितना फैला हुआ है और किस किस सेक्टर में हमें देखने को मिलता है। तो एक बात बता देता हूँ क्लियर, ये हर जगह देखने को मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये कहाँ नहीं फैला है, कहाँ फैला है, हर जगह फैला है। बट स्टिल कहाँ पर इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है और कहाँ पर इसकी कम है, हमें वो देखना है। तो देखो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होते हैं रूरल एंड अर्बन एरियाज में, देखो रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट इज हायर एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। ठीक है, मतलब कि गांव एरिया में, जो गांव के एरियाज होते हैं, और ये अर्बन एरिया जहाँ पे सिटीज है, सिटीज में एम्प्लॉयमेंट थोड़ी ज्यादा है एज कंपेयर टू रूरल एरियाज। और रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, यहाँ के लोगों को काम नहीं मिल रहा है। अगेन पीछे हमने देख लिए थे टाइप्स, और वो भी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह की वजह से भी इश्यूज हैं। चलो आगे देखते हैं, हायर एंड इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इंसिडेंस अमॉन्ग फीमेल्स। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। फीमेल्स के फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है ना हमारे लेबर फोर्स में, वो दिन पर दिन कम होता जा रहा है। इट इज रफली अराउंड 20%, बस इतने ही लोग काम कर रही हैं फीमेल्स। जबकि अगर जितने मेन काम कर रहे हैं, अगर उतने ही फीमेल मतलब विमेन भी काम करना शुरू कर दें, मतलब कि बेसिकली जितने मेल और फीमेल काम कर रहे हैं वो इक्वल हो जाए, तो आपको पता है इंडिया की जीडीपी विल ग्रो बाई 27%। 1-2% नहीं, 27%। और ये कौन बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कौन बोल रहा है, ये आईएमएफ की स्टडी बोल रही है, लगार्ड एंड सोलबर्ग की। ठीक है, तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आप इसे कोट कर देना। ये 2018 में स्टडी हुई थी कि अगर जितने फीमेल्स है, जितने मेल काम कर रहे हैं उतनी ही फीमेल भी काम करना शुरू कर दे इक्वालिटी पे, तो इंडिया की जीडीपी विल ग्रो बाय 27%। बहुत बड़ा नंबर है ये, और हम जल्दी फिर डेवलप्ड कंट्रीज में आ सकते हैं। तो आप सोचो एक फीमेल को पढ़ाना लिखाना कितना जरूरी है। और जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने भी बोला है कि इफ यू टीच अ मैन, यू जस्ट टीच अ फैमिली, इफ यू एजुकेट अ वुमन, यू एजुकेट द होल सोसाइटी। तो आप एक बात याद रखिएगा, अगर आप एक पुरुष को पढ़ा रहे हैं, एक पुरुष को एजुकेट कर रहे हैं, तो आप सिर्फ एक फैमिली को एजुकेट कर रहे हैं। पर जब आप एक महिला को एजुकेट कर रहे हैं, तो आप सिर्फ फैमिली को ही नहीं, एक समाज को भी एजुकेट कर रहे हैं। सो यस, वी नीड टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट स्टेटस फॉर द फीमेल्स एज वेल। और एक बात याद रखना, स्पेशली टू द बॉयज, कि मतलब कि ज्यादातर ऐसा होता है कि मेन ऑफ द फैमिली दे वर्क, बट वुमेन शुड नॉट वर्क, घर में रहो, चूल्हा चौका करो। नहीं, याद रखना वुमेन की भी अपनी लाइफ है, उसकी भी अपनी इंडिविजुअलिटी है, उसकी भी अपनी फ्रीडम है और अपनी इंडिपेंडेंस है, एंड शी शुड ऑल्सो वर्क। और एक बात याद रखना लड़कियों, तुम्हें बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारी शादी होती है फ्यूचर में और तुम्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है, सो यू शुड ऑल्सो एटलीस्ट फाइट फॉर योर राइट्स। क्योंकि याद रखना, अगर तुम पढ़ी लिखी नहीं रहोगी, आई मीन अगर तुम काम नहीं करोगी, फाइनेंशियली तुम क्या हो जाओगी, डिपेंडेंट हो जाओगी किस पे, अपने हस्बैंड पे। और फिर हस्बैंड उस फाइनेंशियल डिपेंडेंस का फायदा उठाएगा। याद रखना, कभी भी लोग निर्भरता का बहुत फायदा उठाते हैं, कभी भी किसी के ऊपर भी किसी भी चीज के लिए निर्भर मत रहना। सिर्फ दो रोटी कमाना, मतलब दो रोटी का खाना, लेकिन अपने पैसे की खाना। हस्बैंड का दिया हुआ डायमंड रिंग मत खरीदो, खुद खरीद लेना डायमंड रिंग, इतने काबिल बन जाना और काम करना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना वुमेन शुड वर्क, और अगर आप पढ़ोगी तो आप अगले जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। आगे देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अक्रॉस एज ग्रुप्स। अब ऐसा नहीं है कि एज ग्रुप वाइज नहीं है, एज ग्रुप वाइज भी हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे हायर इन द यंगर एज ग्रुप। मतलब आप एक बात समझो, यंगर एज ग्रुप, अभी हमने पॉपुलेशन के लेक्चर में देखा था, याद है कि इंडिया यंग कंट्री है। और यंग कंट्री होने का फायदा क्या है, कि हम यंग है तो हमारे यहाँ पे यूथ का पावर है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है। बहुत सारे लेक्चर दे दिए थे हमने। लेकिन एक बात समझो, अगर उस यूथ को काम ही ना मिले तो क्या फायदा। और सबसे ज्यादा जरूरी तो इन्हीं का काम करना है ना, मतलब कि यंग एज ग्रुप के पास काम नहीं है, दिस इज द इशू।
देन अनएम्प्लॉयमेंट बाय द लेवल ऑफ एजुकेशन, मतलब कि एजुकेशन वाइज पे भी होता है। हाँ, मतलब जैसे बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो तो आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन अगर आप कम एजुकेटेड हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। और रूरल एरियाज में तो ऐसा होता है ना कि लोग पढ़ लिख के भी जॉब नहीं मिल रही है, तो ये तो और भी बुरी कंडीशन है। रूरल एरियाज में यही होता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड इन द रूरल एरिया। देन अनएम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग द एजुकेटेड यूथ, अगेन वही बात है, एजुकेशन और यूथ दोनों को कंबाइन करके, कि आफ्टर 1990s, अगेन मैंने आपको बताया ना लीप फ्रॉगिंग, तो वही वाला हाल हो रहा है। यहाँ पे जॉबलेस ग्रोथ हुई है इंडिया में, मतलब कि ग्रोथ तो हो गई, बहुत अच्छी हो गई, नो डाउट, बट जॉब्स उतनी क्रिएट नहीं हुई, इंडस्ट्रीज नहीं आ पाई थी उस वजह से। तो अब देखो एजुकेटेड यूथ भी जो है ना, 15 से 29 साल वाला तो मतलब अनएम्प्लॉयड ही रहता है बहुत ज्यादातर। तो ये केसेस में भी कुछ इश्यूज हैं। और हाँ, एक और चीज है, एक और रीजन है, मुझसे नहीं भूल सकते, कि इंडिया में बहुत सारे लोग एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो वो मतलब जॉब मार्केट में नहीं जाते, पर हम उन्हें कंसीडर भी तो नहीं करते, उन्हें हम अनएम्प्लॉयड कहते भी नहीं है। सो अनएम्प्लॉयड कौन होते हैं? जो एक्टिवली सीकिंग फॉर द जॉब बट दे आर नॉट गेटिंग द जॉब्स। फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के क्या कॉजेज रहे हैं? तो कुछ कॉजेज जो रीजंस है अनएम्प्लॉयमेंट के, हमें वो देखने हैं। तो सबसे पहला रीजन है कि इंडिया में जो है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इंक्रीज इन लेबर फोर्स। ये तो हमने उस दिन भी देखा था पॉपुलेशन के भी पार्ट में, कि यहाँ पे पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत ज्यादा है, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में भी आपको बताया था। तो इंडिया में ना पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत बहुत ही स्पीडी है, तो इस पॉपुलेशन, इतने बड़े पॉपुलेशन ग्रोथ को केटर करना विथ न्यू जॉब्स, इट समटाइम्स बिकम डिफिकल्ट। तो ये एक इशू है, क्योंकि लेबर फोर्स तो बढ़ता ही जाएगा। अब आपको इंडिया में उतनी कैपेसिटी भी जनरेट करनी पड़ेगी कि सारे लेबर फोर्स को एब्जॉर्ब कर ले। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अभी आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, अगर आप एक जगह पे इंडस्ट्री लगाते हो, तो एक जगह पे सिर्फ वो इंडस्ट्री नहीं लगती है, वो साथ साथ उस इंडस्ट्री के उस जगह पे रोड्स चाहिए, फिर आने के लिए रेलवे भी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज तक पहुंचने के लिए सारे रास्ते जरूरी है, और इंडस्ट्रीज ऐसी जगह पे होंगे ही नहीं जहां पे महंगा पड़े लेकर जाना आना ट्रांसपोर्टेशन। साथ ही साथ अभी से एक एरिया में अगर इंडस्ट्री आई है तो इसको वाटर का भी सोर्स चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा पानी लगता है, तो वाटर का भी सोर्स चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे जो वर्कर्स आएंगे उनके रहने के लिए एक बिल्डिंग बना देगा वो, और क्वार्टर्स दे देगा इंडस्ट्रियलिस्ट, तो ये सारे क्वार्टर्स मिल जाएंगे उन्हें। तो ये सब चीजें क्या है, ये डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब एक चीज के डेवलपमेंट के लिए कितनी सारी चीजों को डेवलप करना पड़ रहा है। अब वो लोग रह रहे हैं यहाँ पे, तो इनके बच्चों के लिए जाने के लिए कहीं ना कहीं स्कूल भी चाहिए, और फिर हॉस्पिटल्स भी चाहिए। तो आप देख रहे हो बहुत सारे डेवलपमेंट्स एक साथ हो रहे हैं। अब ये एक छोटी इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है, ये छोटा सा फैक्ट्री खुल दिया, अब मैं बड़ी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, और ऐसे ही समझो, मान लो 2-3 इंडस्ट्रीज खुल गई, तो अब इतने सारे लोगों की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ये लोग भूखे तो रहेंगे नहीं, इनको मार्केट भी चाहिए, तो मार्केट भी मिल जाएगा। साथ ही साथ फैक्ट्री में काम करने वाले जो है उनको भी खाना चाहिए, तो बाहर फूड स्टॉल्स भी आ जाएंगी। अच्छा, फूड स्टॉल्स आ रही हैं, उनको कहाँ से सामान चाहिए, तो वो जाके एग्रीकल्चर से लेके आएंगे। आप समझ रहे हो कि सबका ही इनकम बढ़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ वन इंडस्ट्री, और सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। बट इंडिया ने यही चीज मिस कर दी थी इन 1991, जब हमने सर्विसेज को डेवलप करना शुरू कर दिया एंड इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाई। तो इंडस्ट्रीज को डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देख रहे हो आप इससे कितने सारे फायदे हो रहे हैं। अब ये हो गया, अच्छा ये इंडस्ट्री बनने तक भी तो लेबर की जरूरत रही होगी, तो वो लेबर काम भी तो करेगा, इस पूरे रोड के लिए काम करेगा, रेलवेज के लिए काम करेगा, हॉस्पिटल बनाने के लिए काम करेगा, स्कूल बनाने के लिए काम करेगा, मार्केट्स एस्टेब्लिश करने के लिए। तो आप देख सकते हो कि एक इंडस्ट्री अपने साथ साथ इतना सारा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस लेकर आता है। तो ये वर्ड याद रखना, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज, ठीक है। लिंकेज मतलब कि कनेक्टिविटी, बेसिकली एक इंडस्ट्री है, वो आगे भी कनेक्ट हो रही है और पीछे भी। मान लेते हैं जैसे एक इंडस्ट्री है फ्रूटी की, ठीक है, फ्रूटी, या कोई भी एक जो मैंगो जूस बनाते हैं, तब देखो वो मैंगो कहाँ से लेकर आएंगे, एग्रीकल्चर से, मतलब प्राइमरी सेक्टर से। तो ये क्या हो गया, उसके पीछे वाला भी डेवलप हो गया, तो लोग मैंगो उगाना शुरू करेंगे, बैकवर्ड लिंकेज। आगे टर्शरी सेक्टर से यहाँ पे फ्रूटी बन गई, सेकेंडरी सेक्टर में यहाँ के लोगों को तो काम मिला ही,
साथ ही साथ टर्शियरी सेक्टर भी डेवलप होगा, और टर्शियरी सेक्टर डेवलप होगा तो ये फ्रूटी को लोगों तक पहुंचाना, एडवर्टाइज करना, वेयर हाउसिंग, बहुत सारी चीजें, ये सब किसका पार्ट है? टर्शियरी सेक्टर का। तो ये फॉरवर्ड लिंकेज, तो आप देख सकते हो कि एक इंडस्ट्री दोनों फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस कर सकती है। और ज्यादातर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का ना बहुत ज्यादा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज होता है। आपको पता है अभी रिसेंटली राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, एंड कल ही हुआ, और सभी जानते हैं कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन में अच्छा खासा खर्चा भी हुआ है, और बहुत सारे लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं कि इतना खर्चा नहीं करना चाहिए था, मंदिर मत बनाओ, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनाओ, हॉस्पिटल्स बनाओ। पर आप देख रहे हो कंस्ट्रक्शन वर्क, मैंने अभी बताया ना आपको, कितना फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज हो सकता है। अब बस इसी इंडस्ट्री की जगह मंदिर सोच लो। ये मंदिर है तो मंदिर के आसपास रोड्स चाहिए, फिर पानी की जगह चाहिए, फिर यहाँ पे फूड स्टॉल्स आ जाएंगे, होटल्स आ जाएंगे, लॉजेस आ जाएंगे, अगरबत्ती, कपूर और पूजा सामग्री बेचने का दुकान आ जाएगा। आप समझ रहे हो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? और एज पर द स्टडी बाय एसबीआई, अभी बोला गया कि अराउंड 25,000 करोड़ का टैक्सेशन अकेले यूपी इस साल देगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मंदिर। तो ऐसा नहीं है कि कोई कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना या बनाना गुनाह है, और हमें सिर्फ एजुकेशन और हॉस्पिटल और ये सब पे देखना चाहिए। बहुत सारी चीज, हाँ, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि इसको निग्लेक्ट कर देना चाहिए, इसको भी बनाना चाहिए। एनीवे, आगे चलते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इंक्रीज इन लेबर फोर्स हो गया। आगे इन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। इन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? कि इंडिया में आपको पता है, इंडिया में ना कैपिटल का बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। शॉर्टेज होने की वजह से कैपिटल शॉर्टेज है और लेबर अबंडेंस में है। तो लेबर तो बहुत ज्यादा अबंडेंस में, बट कैपिटल शॉर्टेज में। अब कैपिटल शॉर्टेज में तो कैपिटल की डिमांड भी ज्यादा है, क्योंकि एक कैपिटल बहुत सारे लेबर का काम कर सकता है। तो कैपिटल के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, और इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते हैं फिर? और ज्यादा कैपिटल को मंगाना शुरू कर देते हैं। अगर ये फ्री मार्केट रहा होता और जितना कैपिटल जितना लेबर होता तो कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि हम क्या करते फिर कि लेबर और कैपिटल दोनों का प्राइस लगभग लगभग सेम हो जाता, तो फिर वहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, लोगों को जॉब्स दे सकते थे। पर आप सोचो आज के टाइम पे अगर आप सारे लेबर को जॉब देने के चक्कर में लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज बना दोगे, तो उसका नुकसान क्या होगा मालूम है? उसका नुकसान ये होगा कि आप वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाओगे। आप महंगे प्रोडक्ट्स बनाओगे, स्लो बनाओगे। जितना एक फैक्ट्री एक दिन में बना लेगा विथ कैपिटल एंड मशीन्स, उतने लेबर्स नहीं बना सकते। तो ये थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स हैं, और लेबर जो है ना वो बीमार भी पड़ सकता है, बट कैपिटल बीमार नहीं पड़ता। तो ये सारे इश्यूज है टेक्नोलॉजी के। देन इन अप्रोप्रिएट एजुकेशनल सिस्टम। इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो इन अप्रोप्रिएट है। इन अप्रोप्रिएट से मेरा मतलब क्या है? कि यहाँ पे हम स्किल बेस्ड ट्रेनिंग नहीं देते हैं। अब स्किल बेस्ड ट्रेनिंग नहीं देते तो क्या होता है कि यहाँ पे लोग स्किल नहीं, आपको पता है चाइनीज स्कूलों में ना स्किल्स सिखाए जाते हैं। स्किल्स मतलब बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिशियन और ये सारी चीजों की भी स्किल्स वहां पे सिखा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कुछ भी ना कर पाए, एजुकेशन मान लो अगर उनके काम ना आया फ्यूचर में, तो कम से कम वो अपने खाने के लिए दो वक्त की रोटी तो अपने लिए बना सकते हैं, उसका जरिया। तो ये कुछ तरीके होते हैं जहाँ पे आपको वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब स्किल बेस्ड ट्रेनिंग्स देनी जरूरी है। अभी जैसे एग्जांपल के लिए चाइना में ना स्कूल प्रोजेक्ट्स में बच्चों को बल्ब बनाने दे देते हैं कि बल्ब बनाओ। सारा पैसा वैसा स्कूल ही देगा, बल्ब का सामग्री भी दे देगा, बच्चों को सिर्फ ट्राई करना उस पे। और वो क्या है, उससे उनको लर्निंग मिलेगी कि बल्ब कैसे बनता है। अब क्या होगा, बल्ब तो लॉट में बन गया, और फिर बाद में ये सारा बल्ब चला जाएगा फैक्ट्री में, उसको क्या कर देंगे, पैकेजिंग कर देंगे, और फिर वो भेज देंगे। और यही सारी चीजें होती है, हम देखते हैं ना चाइना के आइटम्स के लिए बोलते हैं ना, चलेगा तो चांद तक वरना शाम तक। तो यही हाल होता है चाइनीज प्रोडक्ट्स के बारे में। सो बट देखो वहां पे क्या करवा रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग। हमें भी कंट्री में वोकेशनल ट्रेनिंग पे भी फोकस करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम। और उस ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को भी बदलने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ यही नहीं कि आप बेसिकली रोट लर्निंग पे ध्यान दो, बच्चे रट्टा मार ले, नहीं, एप्लीकेशन बेस्ड उनकी लर्निंग कराओ। देन नेक्स्ट इज स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखो जो कंट्री ज्यादा फास्ट ग्रो करेगी, मान लो ये यूएस की ग्रोथ है, और मान लो ये इंडिया की ग्रोथ है। इंडिया इज ग्रोइंग स्लोली, बट यूएस फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है। तो क्या होगा, जैसे जैसे उनका
जो ग्रोथ है वो होता रहेगा, वैसे वैसे उनकी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती रहेगी। तो ये चीज बहुत अच्छी है कि अगर जितना ज्यादा ग्रोथ होगा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ते जाएगा। बट अगेन प्रोवाइडेड, मैंने आपको बताया ना, कैपेसिटीज जनरेट करना जरूरी है। देन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। अगेन इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। और एक बात याद रखना बच्चों, जिस देश के पास रफ्तार होता है वही देश आगे होती है। अब रफ्तार से मेरा मतलब वो रैपर नहीं है, रफ्तार से मेरा मतलब है स्पीड। जितनी स्पीडी आपकी ट्रांसपोर्टेशन होगी, उतना कम आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट आएगा। और लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर कम आएगा, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम आने से आपके जो प्रोडक्ट्स होंगे कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे वर्ल्ड मार्केट में। चाइना का एवरेज लॉजिस्टिक कॉस्ट 6% है, और इंडिया का लगभग लगभग 30% है। तो आप सोचो, एक जो सेलर होगा, कोई प्रोडक्ट बनाएगा, मान लो 100 रुपए का प्रोडक्ट है, तो उसको 30% तो उस पर क्या लग रहा है, लॉजिस्टिक कॉस्ट लग रहा है। तो अगर वो उसको जोड़ लेता है तो 130 रुपया उसका कॉस्ट हो गया, प्लस 10 रुपया तो कमाएगा ना। उससे सस्ता तो नहीं कमाएगा, उससे कम तो नहीं कमाएगा। 140 हो गया। अब इसी बंदे को देख लो, इसने भी मान लो 100 रुपए में बनाया चाइनीज बंदे ने, लेकिन उसके इधर लॉजिस्टिक कॉस्ट कितना है, 6%। अब 6% होने का ये फायदा है कि इसका प्रोडक्ट 6 रुपए, 106 में बना। अब मान लो ये 14 रुपए भी कमा लेना इस पे, तो भी ये कितने में बेचेगा, 120, 120। अब आप एक बात बताओ, क्या इंडियन गुड्स कभी भी जीत पाएगा फिर ऐसे 140 और 120 के वॉर में? आप किसको सिलेक्ट करोगे? आप भी 120 को ही चुनोगे, क्योंकि ये सस्ता है। तो यही चीज होती है। और जब इंटरनेशनल मार्केट में बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत ज्यादा आपको सामान लाना पड़ता है, तो ऐसे केस में 120 रुपया बहुत, मतलब 10-20 रुपया क्या, एक एक दो दो रुपया भी बहुत मायने रखता है। तो इसलिए अब ये 120 में कभी जिंदगी में नहीं बेच सकता, क्योंकि इसका कॉस्ट ही 130 लगा है। तो याद रखना, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर, फास्ट और इजी एक्सेसिबल बनाना बहुत जरूरी है। तो ये सारे इश्यूज हैं जिन्हें हमें टैकल करना है। जैसे अभी देखो, अभी रिसेंटली एक साउथ मुंबई से कनेक्ट करते हुए नवी मुंबई को एक ब्रिज बनाया जिसका नाम है अटल सेतु। ये 22 किलो, लगभग लगभग 22 किलोमीटर लॉन्ग है। और ये कितना सारा टाइम लोगों का सेव कर देगा। तो ये एक बहुत अच्छी स्टेप है। हालांकि इस पे टोल बहुत ज्यादा रखा है, अब उस पे तो अलग मुद्दा है, कभी और डिस्कस करेंगे। आगे एक पॉइंट में लिखना भूल गया, वो है प्रोटेक्टिव लेबर लॉज, तो आपको मेंशन कर लेना। प्रोटेक्टिव लेबर लॉज क्या होते हैं कि इंडिया में ना हमने लेबर को प्रोटेक्शन देने के लिए, कि भाई लेबर को निकाल ना दिया जाए या फायरिंग उनकी बहुत ज्यादा ना हो जाए, तो इसके लिए हमने लेबर लॉज बनाए हैं जो कि काफी स्ट्रिक्ट है। तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, द बिजनेसेस, आई मीन द इंडस्ट्रीज, वो क्या करते हैं, फिर जल्दी लेबर को रिक्रूट नहीं करना चाहते, वो ज्यादातर कैपिटल को ही लाके रख देते हैं। बिकॉज उनको पता है कि लेबर को फिर निकालने के लिए बहुत सारे लीगल रास्ते से जाना पड़ेगा, बहुत सारे इश्यूज होंगे, फिर लेबर यूनियन का प्रॉब्लम होगा। तो एक काम करो भाई, ज्यादा कैपिटल यूज करो, तो ऐसे में जॉब अगेन कंट्री में नहीं मिलेगी। सो दीज वर सम कॉजेस। आगे देखते हैं पॉलिसी स्ट्रेटेजी। अब इंडिया को अगर जॉब इंप्रूव करनी है तो क्या कर सकते हैं इंडिया? इंडिया को कैसे करना होता है, अगर जॉब उसको इंप्रूव करना है तो दो चीजें हैं, एम्प्लॉयमेंट देनी है तो पहले तो क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो जितने ज्यादा लोग आए हैं लेबर फोर्स में, मतलब नए नए लोग जुड़ते जा रहे लेबर फोर्स में, वो सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट है ना, उसकी क्वालिटी अच्छी कर दो अलग अलग सेक्टर में, सो जिससे उनकी वेज रेट राइज हो। और वेज रेट राइज होने से क्या है, फिर पैसे मिलेंगे तो वो और अच्छे से काम भी कर सकते हैं। अब सेम काम का कहीं सस्ते में काम हो जाएगा। अब मार्केट में बहुत सारे लेबर है और सब सस्ते में ही काम करने के लिए रेडी है, तो ऐसे में क्या होगा कि किसी को भी ढंग से पैसे नहीं मिलेंगे, और पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर प्रोडक्टिविटी भी धीरे धीरे हैम्पर होगी। तो ये सारे कुछ इश्यूज हैं जिन्हें हमें टैकल करना है। तो दो तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है। पहला होता है मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो, और जो है उसको इम्प्रूव करो एग्जिस्टिंग वाले को। तो आगे देखते हैं, अब इसके लिए कुछ स्ट्रेटेजीज हैं। सबसे पहला है एक्सिलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अपने कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करो, क्योंकि जितना ज्यादा कंट्री ग्रो करेगा ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो ये सब कंपाउंड होके हमको बहुत अच्छा इफेक्ट देगा, और सभी को जॉब्स मिलना शुरू होंगी। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट इंडिया शुड ग्रो। अब जो कंट्रीज ग्रो ही नहीं कर रही है, तो वहां पे क्या होगा, फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी हैम्पर होंगी। तो ये एक इशू है। देन दिस इज द सोल्यूशन, that we should accelerate the economic growth. Then the second solution is that
वी शुड मेक सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज। ना व्हाट आर सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज? अगेन मैंने आपको अभी बताया, एक प्राइमरी सेक्टर होता है, देन अगेन सेकेंडरी और देन टर्शरी। तो इन सभी के लिए स्पेशल स्कीम्स बनाओ, पॉलिसीज बनाओ, जिससे कि इन सभी का इंप्रूवमेंट हो सके। और आई रिपीट, सारे सेक्टर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर इनको हम अच्छे से डेवलप करें। तो देखो, पहले तो हम एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज जैसे फिशिंग हो गया, देन एनिमल हस्बेंड्री हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, इन सबको डेवलप करें। अब देखो, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज, बहुत छोटी कंट्री है, लेकिन वहां पे एक कंपनी है डेनॉन। वो पूरे दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी है दूध दूध बेचने के मामले में। वो बहुत ज्यादा दूध बेचते हैं। तो इंडिया को इंडिया को भी अपने एनिमल हस्बेंड्री वाले पार्ट पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में भी डेयरी इंडस्ट्री का बहुत पोटेंशियल है ग्रो होने का। तो इससे फायदा क्या होगा मालूम है? जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है ना, वो भी दूर हो जाएगी। क्योंकि एक फार्मर सिर्फ सीजन में एम्प्लॉयड है, बट ऑफ सीजन वो एम्प्लॉयड नहीं है। तो अगर वो एम्प्लॉयड नहीं है तो वो एनिमल हस्बेंड्री कर सकता है। जैसे अमूल का एग्जांपल लेते हैं। अमूल, आपको पता होगा, ये कोऑपरेटिव बेस्ड मिल्क प्रोडक्शन है। यहाँ पे कोऑपरेटिव्स में चलता है। यहाँ पे अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो ये क्या करते हैं, गांव से लोगों से दूध लेकर फिर बाद में फैक्ट्री में लाते हैं, पैस्चराइजेशन करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, और फिर उसने उन्हें बेच देते हैं। तो इससे क्या होता है, सभी को पैसे मिल जाते हैं, इनको एक रेगुलर कस्टमर मिल गया है। तो ये तरीका होता है, इस तरीके से हमें डेवलप करना है। देन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स दैट हैज अ ग्रेट पोटेंशियल इन इंडिया, वो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। और आपको भी मैं एक अच्छा बिजनेस आइडिया दे देता हूँ। अगर कल को आपको कुछ बिजनेस वगैरह चालू करना है, खुद की इंडस्ट्रीज, तो फूड प्रोसेसिंग में करना सबसे बढ़िया है। फूड प्रोसेसिंग में इधर कंपटीशन तो आपको मिलेगा अच्छा खासा, पर आपको कस्टमर भी मिलेंगे। अभी एट प्रेजेंट इंडिया में लगभग 140 से 145 करोड़ लोग हैं, अनऑफिशियल फिगर्स, अभी सेंसस का डेटा आया नहीं है। तो भी देखो, 140 से 145 करोड़ लोग हैं, मतलब इतना सारा क्या है, इतने सारे पेट है। और इतने सारे पेट है तो इतने सारे पेट को भरने के लिए उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए। और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जो एग्रीकल्चर से हमने लिया है, जैसे मान लो एक आलू को चिप्स में बना देना, लेस यही काम करता है। इंडिया में हमको लेस की फैक्ट्री नहीं चाहिए। इंडिया में हमको चाहिए कि हमारी खुद की फैक्ट्रीज आलू से चिप्स बनाए, ना कि लेस आके बनाए। क्या जरूरत है लेस को बुलाने की, हम खुद भी बना सकते हैं। सो दिस इज द सेक्टर। और कुछ नहीं करना है, बहुत अच्छा है ये जो सेक्टर है ना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसका बहुत पोटेंशियल है इंडिया में। और ये डेवलप हो सकता है बहुत अच्छे से, प्रोवाइडेड वी फोकस ऑन दिस एरिया। देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर लाइक बैकबोन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज तो चलो ठीक है, बड़ी है, उनको तो उनके पास तो मार्केट है, बहुत सारी चीजें हैं, पैसा है। बट बहुत सारे ऐसे इंडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ना, जो जिन्हें एमएसएमई सेक्टर कहते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये सब ना बहुत हेल्प करती है और बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कैपेसिटी रखती है। इंडिया शुड फोकस ऑन दिस। देन ऑल्सो सर्विस सेक्टर, अगेन सर्विस सेक्टर के लिए भी कुछ रिफॉर्म्स करो। Already service sector is providing huge amount of employment in India, but still we can also improve that. हम अभी भी सर्विस सेक्टर में बहुत आगे पूरी दुनिया में। इंडिया आईटी इंडस्ट्रीज, इंडिया की आईटी कंपनीज जो है वो बहुत अच्छा कर रही है, बट हम और भी सर्विसेज प्रोवाइड करने में आगे जा सकते हैं। और अभी एक रघुराम राजन की एक बुक आई है, आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर द नेम, समथिंग है, कुछ तो है, रिसेंट बुक है, डी डीमिस्टिफाइंग द मोल्ड, समथिंग कुछ ऐसा ही है। एनीवे anyway, ये एक बुक आई है। तो अभी एक रघुराम राजन की न्यू बुक है, हाँ, ब्रेकिंग द मोल्ड्स। तो रघुराम राजन की ये नई बुक ब्रेकिंग द मोल्ड्स, ये भी यही बात बोलती है, सर्विस सेक्टर को इंप्रूव करने की जरूरत है। देन अगेन, स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स बनाओ, गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है, सीजनली अनएम्प्लॉयड है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है वहां पे। तो वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो। देन स्किल डेवलपमेंट करो। स्किल डेवलपमेंट मतलब कि यहाँ पे स्किल बेस्ड टीचिंग करो, वोकेशनल एजुकेशन दो, जो हमने कॉजेज में देखा था ना। सोल्यूशन भी यही है कि उन चीजों को इंप्रूव करने की जरूरत है। आगे, इंप्रूविंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन पुअरर, सॉरी दिस इज नॉट सिस्टम, दिस इज स्टेट्स, ओके। तो पुअरर स्टेट्स में हमको क्या करना है, उनको एम्प्लॉयमेंट देने की जरूरत है। जहाँ पे पुअर स्टेट्स हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट जितना ज्यादा देंगे उतना अच्छा होगा। तो क्या रहेगा, लोग वहां से माइग्रेशन नहीं करेंगे और सिटीज पे प्रेशर आना कम होगा। और सिटीज पे प्रेशर कम आएगा
तो इंडस्ट्री की अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी। बिकॉज हमने अभी पढ़ा इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट कब ज्यादा होगी, जब इंडस्ट्री की ग्रोथ इज लोअर देन द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये भी एक इशू है जहां पे हमें जो इसे टैकल ऐसे कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट को सिचुएशन को वहां पे डेवलप कर सकते हैं। देन रिफॉर्म द लेबर लॉज। ऐसा ना लगे किसी बिजनेसमैन को या इन फैक्ट्री ओनर को कि भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा लेबर को हायर या फायर करने में, तो जाने दो, हम कैपिटल ही ले लेते हैं। पर साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि लेबर के भी राइट्स सुरक्षित रहें, क्योंकि कई बार लेबर्स के राइट सुरक्षित ना होने से उनका बहुत एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है। और एक बात याद रखना, अमीर हमेशा गरीब का एक्सप्लॉइटेशन करता है, ताकतवर हमेशा कमजोर का एक्सप्लॉइटेशन करता है। तो आपको भी लाइफ में एक चीज याद रखनी है, लाइफ में कभी कमजोर मत रहना, हमेशा ताकतवर रहना, ताकत अपने पास बनाए रखना, और उसके बाद उस ताकत का मिस यूज मत करना। तो आप अच्छे इंसान कहलाते हो। ये नहीं कि भाई मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं किसी को मारता नहीं हूं, ऐसा वैसा। अरे भाई अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है लड़ने की, तो तुम फिर ये वाला ड्रामा मत करो। लेकिन अगर तुम्हारे पास है हिम्मत और फिर भी तुम नहीं लड़ रहे हो, तब तुम अच्छे इंसान हो। वैसे ही अच्छे बिजनेसमैन की भी जरूरत है, कि तुम्हारे पास अथॉरिटी है लोगों को एक्सप्लॉइट करने की, पर तुम नहीं कर रहे हो, तो तुम अच्छे बिजनेसमैन हो। एनीवे, दीज वर सम सॉल्यूशंस। आगे देखते हैं गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स, और उसके बाद हम लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे। गवर्नमेंट स्कीम्स में क्या है, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। व्हाट आर द गवर्नमेंट स्कीम्स? फर्स्ट स्कीम इज फॉर द रूरल पुअर। रूरल लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या स्कीम्स है, तो जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है, वो एक स्कीम है जहां पे क्या किया गया था, जितने भी पहले के रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है उन सबको एक में मर्ज कर दिया इस नेम के अंडर में, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, 1 अप्रैल 1999 को। और ये क्या किया गया फिर, कि सारे ही स्कीम्स एक साथ आ गए, सारे प्रोग्राम एक बड़ा प्रोग्राम बन गए। तो उससे फायदा क्या हुआ, कि सारे लोग इस प्रोग्राम में जुड़ गए, और इम्प्लीमेंटेशन भी थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो 10 अलग अलग चीजों को इम्प्लीमेंट करना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर ये सब एक एक पर्टिकुलर स्कीम में आ जाए तो बेटर होगा। तो ये इसका एम क्या है, इट एम्स एट ब्रिंगिंग द सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉयमेंट अबाउ द पॉवर्टी लाइन। तो वहां पे लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दो, और साथ ही साथ उन लोगों को पॉवर्टी लाइन के ऊपर लेके आओ। जैसे कि उनको इनकम जनरेटिंग एसेट्स वगैरह प्रोवाइड करके, बैंक क्रेडिट से, गवर्नमेंट सब्सिडी देके। आपको पता है फार्मर्स को लोन नहीं मिलता है जल्दी। गांव के जो रूरल एरियाज में वर्कर्स होते हैं, लेबरर्स होते हैं, उनको जल्दी लोन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उनकी क्रेडिट वर्दीनेस कम होती है। एक बिजनेसमैन लोन लेने जाएगा ना, उसको लोन जल्दी मिलेगा, पर एक फार्मर लेने जाएगा तो उसको लोन जल्दी नहीं मिलेगा, और उल्टा महंगे रेट में भी मिलेगा। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कि इनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, साथ ही साथ उनको सब्सिडी देनी चाहिए, कि भाई देखो तुम ट्रैक्टर खरीद रहे हो या कुछ खरीद रहे हो, तो लो सब्सिडी ले लो। इससे फायदा क्या होगा मालूम है, वो ट्रैक्टर से अपने खेत के लिए तो काम करेगा ही, पर साथ ही साथ दूसरे खेतों का भी काम करेगा। तो ऐसे में क्या होगा मालूम है, उसके पास अपनी खेत से तो इनकम होगी, साथ साथ दूसरे खेत से भी इनकम होगी, और वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ सकता है। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसी बहुत सारे एसेट्स हैं जो इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो हमें एज अ गवर्नमेंट इधर ध्यान देने की जरूरत है। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। आगे बढ़ते हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM, जिसका अब नाम हो गया है आजीविका। तो ये जो अभी हमने पढ़ा ना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, उसी को अब रिस्ट्रक्चर कर दिया गया है एज द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM। और ये इसका एम क्या है, टू इनेबलिंग पुअर हाउस होल्ड एक्सेस गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अगेन, स्किल्स प्रोवाइड करो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि देखो गवर्नमेंट भी कितना ही एम्प्लॉयमेंट दे देगी, मतलब कंसीडरिंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, अब सबको गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाना तो पॉसिबल ही नहीं है। और जिस हिसाब से गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन वगैरह चीजें कर रही है, तो वो तो और भी जॉब्स कम हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, हम उन्हें स्किल्स दे देते हैं, हम उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयड बना देते हैं, वो खुद कमा लेंगे। इसी को उन्होंने क्या रीनेम कर दिया, आजीविका। ठीक है, आजीविका का मतलब ही होता है लाइवलीहुड। नेक्स्ट इज संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक है, तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड एडिशनल वेज एम्प्लॉयमेंट। सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ही नहीं, अलोंग विथ फूड सिक्योरिटी, क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल, सॉरी ये ड्यूरेबल नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और वर्ड होगा जो मैंने मिस कर दिया है। बेसिकली यहाँ पे उनको, जस्ट अ सेकेंड,
टाइपिंग एरर होगा कुछ। ठीक है, आप अपने बुक में देख लेना। हाँ। ओके, एडिशनल फूड। क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल कम्युनिटी, ओके हाँ यही है। फाइन। क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल कम्युनिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक एसेट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज। सो बेसिकली संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पे ये फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करे अलोंग विद एम्प्लॉयमेंट, साथ ही साथ ऐसी कम्युनिटी बिल्डअप करे जिस जो कि लोगों को हेल्प कर सके जॉब्स क्रिएट करने में, और फिर सोशल और इकोनॉमिक एसेट्स को डेवलप करे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में योगदान दे। अगर ये सारी चीजें होंगी तो इससे क्या होगा, वहां पे लोगों को रोजगार मिलेगा। और इस पूरे जो स्कीम है, मिशन है, इसका कॉस्ट जो है वो सेंटर और स्टेट्स के बीच में 75:25 के रेशियो में होगा। दिस वॉज ऑल अबाउट संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम, याद रखना ये तो जरूर लिख के आना, MGNREGA, इसको हिंदी में बोलते हैं नरेगा या मनरेगा भी बोलते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, और इसी को एक्ट बना दिया गया था। तो मनरेगा एक्ट के थ्रू यहाँ पे लोगों को 100 दिन का काम मिलता है, तो वहां के लोगों को 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो आप क्या कर सकते हो, इनके यहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हो खुद को, और रजिस्टर करने के बाद बोलोगे कि मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे काम की जरूरत है। तो कहीं पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे गवर्नमेंट के, कहीं पे कुछ सड़क वगैरह बना रहे होंगे, तो ये सब पे क्या होगा, ये आपको भेज देंगे और आप 100 डेज तक काम करोगे, और 100 डेज के हिसाब से आपको वेजेस आपको पर डे के हिसाब से मिलेगा। अब इससे फायदा क्या है, ये वो किसान भी कर सकते हैं जो वेट कर रहे हैं अपने क्रॉप्स के लिए कि वो ग्रो होंगे, तब तक के टाइम पे तो वो फ्री है ना, तो वो जाके काम कर सकते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे लैंडलेस लेबरर्स भी जिनके पास कोई खेत नहीं है, तो वो यही काम कर ले। तो इस तरीके से बहुत सारे मतलब काम जो है मनरेगा देता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। और यही मोदी जी पहले इसका विरोध करते थे, पर मोदी जी ने खुद भी ये स्कीम बंद नहीं की क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस वो जानते हैं। सो दिस ऑल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। तो आप ये देख लेना मनरेगा के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, आपको ये लिखना है। आगे चलते हैं। अब अर्बन एरियाज में जो अर्बन पुअर्स हैं उनके लिए क्या स्कीम्स हैं। अर्बन पुअर के लिए सबसे पहले स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना वॉज इनिशिएटेड इन दिसंबर 1997। अगेन, पहले हमने देखा था ग्रामीण स्वरोजगार योजना, अब देख रहे हैं शहरी रोजगार योजना, जहां पे हम लोगों को अर्बन एरियाज में रोजगार देंगे, उसी मॉडल पे जैसे वहां पे हमने देखा था। अगेन, इसका भी जो कॉस्ट होगा वो 75:25 बेसिस पे होगा, जहां पे 75% कौन देगा, सेंटर, 25% कौन देगा, स्टेट। एंड द गवर्नमेंट रिवैम्प्ड, मतलब इसको और चेंज किया थोड़ा अच्छे से, ऑन April 1 2009। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्कीम, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ऐसे तो देखो बहुत सारे स्कीम्स हैं, और द स्कीम्स आर एंडलेस। और आपकी बुक के लास्ट पेज पे ना एक पूरा बहुत बड़ा टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में भी बहुत सारे स्कीम्स दिए हुए हैं जो हमने अनएम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में इनइक्वालिटी में देखा था ऑलरेडी। तो उसी में से कुछ स्कीम्स उधर भी है और कुछ नए स्कीम्स भी है जो कि बहुत इजी है। तो आप वो जो टेबल है वो जरूर पढ़ लेना। आगे देखते हैं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। खादी और विलेज इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, मतलब खादी, आपको पता होगा खादी के क्लोथ्स जो होते हैं वो थोड़े महंगे भी होते हैं, चरखे पे बनते हैं जो। तो खादी क्लोथ्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सब्सिडीज भी देती है कि आप खादी के प्रोडक्ट्स खरीदो, हम आपको क्या करेंगे, सब्सिडीज देंगे। और साथ ही साथ विलेज इंडस्ट्रीज को भी डेवलप करने के लिए एक प्रॉपर KVIC जो है कमीशन बनाया गया, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जो कि एपेक्स बॉडी होगी। और वो क्या करेगी, वो हर स्टेट में जाके इम्प्लीमेंट करेगी इन सारे स्कीम्स को, जिससे कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट मिले और साथ ही साथ सबको काम मिले। सो दिस वाज ऑल अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, ये कुछ स्कीम्स थी, और भी स्कीम्स है वो आप अपने बुक में देख सकते हो। तो आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, एक बार क्विक रिकैप लेते हुए चलते हैं, फटाफट ज्यादा टाइम ना लेते हुए। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हमने देखा कि अनएम्प्लॉयड वो होते हैं जो एक्टिवली सीक करते हैं जॉब को और उन्हें जॉब नहीं मिल रही होती है। देन वी सॉ
कि अनएम्प्लॉयमेंट डेवलप्ड कंट्रीज में कैसे होती है, इंडिया में कैसे होती है। इंडिया में इट इज मल्टी डायमेंशनल एंड वर्ल्ड में डेवलप्ड कंट्रीज में इट इज साइक्लिकल इन नेचर। देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में हमने देख लिया था, अनएम्प्लॉयड पीपल अपॉन लेबर फोर्स इनटू 100, तो ये रेट याद रखना। देन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जैसे कि वहां पे हमने देखा था डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन कर लिया है, तो इस पे ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे कुछ सीजन के लिए फार्मर अनएम्प्लॉयड रहता है। देन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि लोगों को काम चाहिए पर उनके पास काम नहीं है। देन अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में हमने इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट देखा था, जब इंडस्ट्री की ग्रोथ कम होती है लेबर के ग्रोथ से, लेबर फोर्स के ग्रोथ से, तो इंडस्ट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते रहता है। देन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, कि बहुत सारा पढ़ाई करने के बाद भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है। फिर हमने मेजरमेंट देखा था, तो तीन इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है, यूपीएस, सीडब्ल्यूएस, सीडीएस। इन सभी चीजों को आप देख लेना। यूपीएस में 365 डेज मेजर होते हैं, सीडब्ल्यूएस में 7 डेज और सीडीएस में 1 डे। देन एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखा था और हमने बहुत सारे फिगर्स के बारे में देखा था। उसके बाद हमें देखना है कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें कि हमने बहुत सारे कॉजेज को भी देख लिया था। देन जैसे कॉजेज क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इंक्रीज इन लेबर फोर्स, इनअप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, इनअप्रोप्रिएट एजुकेशनल सिस्टम, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, लैक ऑफ इंफ्रा फैसिलिटीज। देन पॉलिसीज देखी थी, दो तरीके की पॉलिसी हो सकती है, पहला तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाओ, और दूसरा जो एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी है उसको इम्प्रूव करो। देन हमने कुछ स्ट्रैटेजीज देखी थी उसके लिए, वो क्या थी, पहला स्ट्रैटेजी था एक्सिलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, देन सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज, स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट वगैरह वगैरह। देन कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स देखी थी रूरल एरियाज के लिए, और कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स देखी थी अर्बन एरियाज के लिए। और मनरेगा के बारे में जरूर लिख देना। और इसके साथ आज का लेक्चर अनएम्प्लॉयमेंट पर होता है खत्म। ऐसे ही और टॉपिक्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। टिल देन टेक केयर, शबा खैर, जय हिंद।